हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसके। कैसे हैं आप सभी? आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सीडीपी यानी कि चैप्टर 2 हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो सीडीपी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज जो रहेगा वो रहेगा पार्ट 2, यानी कि 2 से 3 चीजें इसमें छूट गई थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दो जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए इस यानी कि चैप्टर 2 का जो कुछ चीजें छूटी हुई हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पहला कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर में जो छूट गया था वो रहेगा नेचर एंड नर्चर डिबेट। नेचर एंड नर्चर डिबेट। फ्रेंड्स, नेचर एंड नर्चर डिबेट एक ऐसा विवाद जो अलग अलग यानी कि 2 ग्रुप में मनोवैज्ञानिक बट गए हैं। ठीक है, एक ग्रुप जो ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुल मिला के इनका पक्ष है कि बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, दूसरे कहते हैं कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का ज्यादा रोल है। ठीक, लेकिन दोनों आपस में एक विवाद, एक डिबेट उत्पन्न हो गई है। अभी तक भी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो हेरिडिटी का है या फिर एनवायरमेंट का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से यानी कि लैंग्वेज घुमाकर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदलकर अलग तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेचर एंड नर्चर डिबेट का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम यहाँ पे क्लियर करेंगे जो नेचर का संबंध है यहाँ पे हेरिडिटी से है। हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम। क्लियर, लास्ट चैप्टर में हम क्लियर कर रहे हैं, मतलब इसके पार्ट 1 में। और नर्चर की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, नर्चर का मतलब यहाँ पे है पोषण। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं तो उसे नर्चर करते हैं। नर्सरी में कोई प्लांट जब लगाते हैं उसे नर्चर करते हैं, सींचते हैं, उसमें पानी, मिट्टी आदि खाद वगैरह लगाते हैं। कुल मिला के उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसको जो पोषण चाहिए होता है वो हम देते हैं। तो किसी भी बच्चे का जन्म के बाद या फिर जन्म से पहले भी पोषण प्राप्त होता है। तो कुल मिला के जो नर्चर का संबंध है यहाँ पे इन्वायरमेंट, किसी भी बच्चे के वातावरण से उसका सीधा सीधा संबंध है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यानी कि नर्चर का संबंध वातावरण से है और नेचर का संबंध हेरिडिटी। ये नेचर एंड नर्चर यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट लास्ट यानी कि चैप्टर 2 के लास्ट जो पार्ट है उसमें हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर कर चुके हैं। तो बेसिकली ये क्या है, विवाद की हमने बात की। ये एक डिबेट चलती रहती है कि कोई भी एक बच्चा है, माँ के घर से उसका जन्म हुआ। क्लियर, वो स्टेज आएंगे जब हम बताएंगे, यानी कि 9 महीने माँ के घर में कोई भी बच्चा रहता है। ठीक है, तो उसको नर्चर, उसका इन्वायरमेंट मतलब पोषण की आवश्यकता तो माँ के घर में भी होती है। ठीक, तो हेरिडिटी जो जीन होते हैं, जिस द्वारा बच्चे को कुछ विशेषताएं, कुछ गुण यानी कि उसके पेरेंट्स के प्राप्त हुए। ठीक, लास्ट हम बता चुके हैं कौन कौन से विशेषता, कौन कौन से गुण उसे हेरिडिटी से प्राप्त होती हैं। तो कुल मिला के जो एक ग्रुप है मनोवैज्ञानिकों का, वो मानते हैं कि हेरिडिटी बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में क्या भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बशर्ते एनवायरमेंट के। ठीक है, लेकिन इनका भी दूसरा तर्क है, जो एनवायरमेंट को समर्थन करते हैं वो मानते हैं नहीं भाई, एनवायरमेंट ज्यादा है। जो बिहेवियरिस्ट है, कुल मिला के जो व्यवहारवादी है भाई, व्यवहारवादी की बात करें, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के पिता के लिए बात करते हैं जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन बिल्कुल इस तरह इसको नकार देते हैं कि हेरिडिटी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है।
किसी बच्चे के डेवलपमेंट में उसके वंशानुक्रम का ज्यादा रोल नहीं है, सबसे ज्यादा रोल है उसके वातावरण का। उन्होंने कहा भी है कि मुझे आप 1 दर्जन बच्चे दे दो, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट है, मुझे आप दर्जन भर बच्चे दे दो, मैं जो चाहे उसे बना दूं, चाहे उसे वकील बना दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, चाहो तो उसे डाकू बना दूं। कुल मिलाकर वो मानते हैं कि बच्चे को जन्म के बाद जिस तरह का एनवायरनमेंट, जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण, जिस तरह की सोसाइटी कल्चर मिलेगी, बच्चा उस तरह का बन जाएगा। सॉरी। तो कुल मिलाके बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो एनवायरनमेंट का होता है। तो फ्रेंड्स, जब किसी बच्चे के विकास, किसी बच्चे के डेवलपमेंट का निर्धारण 2 चीजों से हो रहा है, 2 चीजों में कोई बैलेंस नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, तो एक डिबेट का विषय बन जाता है। इसी को हम नेचर एंड नर्चर डिबेट कहते हैं। ठीक, क्लियरली आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे नेचर का संबंध सीधा सीधा हेरिडिटी से है, यानी कि बच्चे के वंशानुक्रम से है, यानी कि आनुवांशिक विशेषता, आनुवांशिक गुणों से है। यदि हम नर्चर की बात करें तो नर्चर का संबंध सीधा सीधा इन्वायरमेंट, वातावरण से है, यानी कि पोषण से है। बच्चे को किस तरह का पोषण मिलेगा। पोषण में बहुत सारी चीजें आ जाती है फ्रेंड्स, उसकी सोसाइटी हो गई, उसकी कल्चर हो गया, उसका खान पान हो गया, उसका रहन सहन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, उसकी एजुकेशन हो गई, यानी कि बच्चे जन्म के बाद बच्चा जैसे सोसाइटी में आगे बढ़ेगा तो सारी चीजें उसके सामने आएंगी। तो फ्रेंड्स, यानी कि व्यवहारवादी जो मानते हैं जेमी वॉटसन की इम्पोर्टेंट ज्यादा एनवायरमेंट है, ठीक है। तो ये डिबेट नहीं है, इस डिबेट का जो कंक्लूजन निकल कर आता है फ्रेंड्स, यानी कि जो निष्कर्ष है, एक निष्कर्ष है, वहीं पर आकर यानी कि नेचर नर्चर डिबेट बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यानी कि उसका एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है उसे हम देखते हैं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछा जाता है। तो हम इस तरह कुछ भी नहीं कह सकते कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में उसकी हेरिडिटी, यानी कि ये प्लस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उसका एनवायरनमेंट कम भूमिका निभाता है, या हम ये कहें कि ये कम भूमिका निभाता है या एनवायरनमेंट ज्यादा भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल नहीं कह सकते। एक कंक्लूजन जो निकल कर आता है, तो किसी भी बच्चे की यदि हम विकास की बात करें, बच्चे के जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 2 चीजें निर्भर करती हैं। 2 चीजों में यदि हमने बात की, वंशानुक्रम, उसकी हेरिडिटी यानी कि नेचर, ठीक है, दूसरी होती है भाई उसका वातावरण, यानी कि बच्चा किस वातावरण में जाकर पैदा हुआ है, यानी कि किस तरह का उसका नर्चर होता है। नर्चर मतलब उससे किस तरह से उसका पोषण होता है। तो विकास इज इक्वल टू, एक इक्वेशन से निर्धारित की गई है कि वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण। कुल मिलाके इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि बच्चे के विकास में, किसी भी बच्चे के विकास में, मनोविज्ञान यह कहता है, या फिर नेचर एंड नर्चर डिबेट का कंक्लूजन यह है कि किसी भी बच्चे के विकास में जितना इंपॉर्टेंट रोल वंशानुक्रम का है उतना ही वातावरण का है। कुल मिलाके आधा आधा नहीं कह सकते या प्लस नहीं कह सकते, कुल मिलाके जो विकास है वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। क्या हो गए, विकास क्या हो गया, गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन, किसका गुणनफल हो गया भाई, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो इट कैन बी सेड दैट द डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरमेंट। तो ये एक इक्वेशन है, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस इक्वेशन को बना के यहाँ पे प्लस लगा देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है या गलत, या फिर विकास जो है वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों का योगफल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं भाई, जो नेचर नर्चर डिबेट कहती है या उसका कंक्लूजन निकल कर आता है कि विकास, किसी बच्चे का जो विकास है वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ठीक है। यानी कि हम वंशानुक्रम को अधिक नहीं बता सकते, वातावरण को अधिक नहीं बता सकते, इसको कम नहीं आंक सकते, ना उसको ज्यादा आंक सकते। क्लियर? तो आई होप यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां से बिल्कुल इस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट।
यानी कि किसी बच्चे का विकास उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स नेचर एंड नर्चर डिबेट यहाँ से क्लियर होती हैं। जब हम क्वेश्चंस कराएंगे इस चैप्टर से संबंधित बिल्कुल सारी चीजें वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगी। यदि अभी भी कोई डाउट हो नेचर नर्चर डिबेट में तो आप हमें क्वेरी यानी कि कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आई होप इट कैन बी क्लियर। ओके, अब हम इसे रेज करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज है, दो की हमने बात की थी इस चैप्टर में, दो चीज छूट गई थी मतलब वीडियो थोड़ी लंबी जा रही थी, सेशन लंबा नहीं जाए इसलिए हम दूसरे को कर लेते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ ट्विंस, यानी कि बच्चों का जो ट्विंस होने का क्या रोल है, किस तरह से बच्चे ट्विंस होते हैं और उनके कौन कौन से टाइप्स हैं। ये दूसरा इसका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी ट्विंस। बच्चों का निर्धारण, लिंग निर्धारण तो हमने बता दिया है, क्रोमोसोम्स डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, क्लियर। एंड पेयर की यदि हम बात करें तो 23 यानी कि 23 में भी हमने बात की, जो दो होते हैं भाई, यानी 44 प्लस 2 46, जो दो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यही बच्चे में लिंग का निर्धारण करते हैं, लड़की होती है लड़का, वो मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। यदि आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो आप लास्ट वीडियो को यानी कि चैप्टर 2 के पार्ट 1 को देख सकते हैं, ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं। ठीक, तो नेचर नर्चर डिबेट आपको क्लियर हो गई होगी। अब ट्विंस की बात कर लेते हैं, ट्विंस ऑफ प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ट्विंस। तो फ्रेंड्स ट्विंस यानी कि ट्विंस जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका क्या कारण है। ठीक, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम प्रकार की बात कर लेते हैं। दो प्रकार होते हैं भाई ट्विंस के। सबसे पहले एक फर्स्ट की बात करें तो आइडेंटिकल ट्विंस। पहला हो गया भाई आइडेंटिकल, क्लियर, आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा होता है फ्रेटर्नल, क्लियर। तो पहला जो ट्विंस होता है उसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल, क्लियर, और जो दूसरा होता है वो फ्रेटर्नल। बेसिकली दो प्रकार क्यों है, या ट्विंस को हम दो तरीके से क्यों वर्गीकृत करते हैं मनोविज्ञान में, क्लियर। तो आइडेंटिकल क्या होते हैं भाई, आइडेंटिकल को हम ये मोनोजाइगोट, क्लियर, समझ लीजिए। यदि आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है तो आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, मुझसे लिंक होने की कोशिश करें, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी। आइडेंटिकल ट्विंस की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं हम मोनोजाइगोट, मोनोजाइगोट ट्विंस भी बोलते हैं या फिर मोनोजाइगोट। कुल मिलाकर ये एक सिंगल जाइगोट से बनता है, क्लियर। किसी भी बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है या ट्विंस का निर्धारण होता है तो वो जाइगोट से होता है, क्लियर। हमने यहाँ पे बात की जाइगोट मतलब भ्रूण, तो मोनोजाइगोट, ठीक है, यानी कि सिंगल जाइगोट या एक जो जाइगोट से जब भी किसी भी बच्चों का दो जुड़वा बच्चे का निर्धारण होता है, ठीक है, तो उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, यानी कि ये सिंगल जाइगोट से बनते हैं, इनको मोनोजाइगोट भी कहते हैं, क्लियर। तो आइडेंटिकल ट्विंस की क्या क्या विशेषताएं उसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले भाई इनका जो सेक्स समान रहेगा, आइडेंटिकल ट्विंस का सेक्स यानी कि लिंग, यदि दो बच्चे जुड़वा हुए हैं, क्लियर, यदि पहली लड़की है भाई तो दूसरी भी लड़की होगी, ये मोनोजाइगोट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आइडेंटिकल की, दोनों का सेक्स जो है वो समान रहेगा। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो उनका रंग, उनकी लंबाई, थर्ड वन उनकी आदत, उनके हैबिट, उनके बालों का कलर, ठीक है, उनकी आंखें। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं आइडेंटिकल ट्विंस उस तरह के ट्विंस, उस तरह के जुड़वा बच्चे जो मोनोजाइगोट से उनका निर्माण होता है, उसके साथ साथ वो बिल्कुल समान, यानी लड़की है तो दो लड़के होंगे, लड़का है तो दो लड़का ही होंगे, उनका स्वभाव, उनकी आदत, उनकी आंखों का कलर, कुल मिला के आपने बिल्कुल देखा होगा
कि जो ट्विंस होते हैं तो इस तरीके से भी हो जाते हैं, मतलब उन दोनों में हम कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं ढूंढ पाते, उनको पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा बड़ा और छोटा है, बड़ा छोटा। तो दूसरी बात मतलब हम उनको पहचान नहीं सकते कौन सा मोनू है और कौन सा सोनू। कुल मिला के यदि उनके नाम हो तो कपिल शर्मा शो में आपने देखा था कि चिंकी मिंकी जो दो ट्विन सिस्टर हैं उनको भी नहीं पहचान पाते ना, इसी तरह से। तो आइडेंटिकल जो ट्विन्स होते हैं फ्रेंड्स, मोनोजाइगोट सेल, सिंगल जाइगोट सेल का निर्माण होता है, सेक्स समान होगा, रंग रूप समान होगा, आदत समान होंगे, बालों का कलर आदि सभी समान होगा, दिखने में बिल्कुल समान होंगे। क्लियर? तो आई होप यहाँ से जो ट्विन्स का हम फर्स्ट प्रकार बता रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यदि हम सेकंड की बात करें, एक मिनट फ्रेंड, हाँ जी, ओके, ठीक। दूसरे की यदि हम बात करें तो वो होता है फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल ट्विंस कौन कौन से होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस की यदि हम बात करें तो डबल जाइगोट सेल का निर्माण होता है। आइडेंटिकल की हमने बात की सिंगल जाइगोट, यहाँ पे होता है डबल जाइगोट, यानी कि दो डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग अलग जाइगोट होंगे। क्लियर? क्या? अलग अलग। यहाँ पे सिंगल और एक जाइगोट मोनोजाइगोट सेल का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे अलग। जो फ्रेटर्नल की बात की हमने तो फ्रेंड्स इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होंगी? उनका सेक्स समान ना होके यानी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, किसी केस में समान भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ध्यान रखना, ज्यादातर केसेस में डिफरेंस रहेगा, यानी कि भिन्न रहेगा। इस तरह के जो ट्विंस होंगे यानी कि फ्रेटर्नल जो ट्विंस होंगे वो लड़की लड़का दोनों होंगे। ठीक है, लड़की लड़की नहीं होंगे या लड़का लड़का नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, या ये कह सकते हैं कि जब भी डबल जाइगोट से किसी भी ट्विंस का निर्माण होगा तो उनका सेक्स समान नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भिन्न होगा, वो दिखने में कैसे होंगे? असमान। कुल मिला के उन दोनों ट्विंस में हम पहचान कर सकते हैं, केवल लड़की लड़का अलग अलग है तो पहचान एक तो ये होगी, उनकी आंखों का कलर भी अलग हो सकता है, होता है। ठीक है, उनके बालों का कलर अलग होगा, उनका स्वभाव और उनकी आदत। कुल मिला के जो फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे वो डबल जाइगोट सेल का निर्माण होगा एंड वो डिफरेंट रहेंगे। क्लियर? तो यहां से ये बातें क्लियर होंगी, यानी कि डबल जाइगोट उनको हम दूसरे नाम से यानी कि डाई जाइगोट भी कहते हैं भाई, डाई जाइगोट। क्लियर? याद रखना आप। तो फ्रेटर्नल ट्विंस या डाई जाइगोट या डबल जाइगोट सेल का निर्माण होगा, उनका सेक्स भिन्न होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता फ्रेटर्नल में कि लड़की लड़की हो या लड़का लड़का हो, एक लड़की होगी दूसरा लड़का होगा, सेक्स हो गया। इसके बाद वो असमान होंगे, आप बिल्कुल उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम नहीं होंगे, ट्विंस नहीं कह सकते, मतलब यदि एक साथ उनको खड़ा कर दिया जाए तो बिल्कुल पहचान लेंगे कि ये चिक्की है और ये मिंकी है, ये सोनू है या ये मोनिका है। क्लियर? तो यहाँ पे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के पार्ट 2 में हमने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किए। फर्स्ट नेचर एंड नर्चर डिबेट, सेकंड ट्विंस यानी उनके प्रकार। क्लियर? तो यहाँ पे ये चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज करेंगे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 के, यानी चैप्टर 2 के पार्ट 2 हो गए। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। यदि नहीं क्लियर हुई हैं तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी बताएं, और यदि थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।